तो पिछली वीडियो में आपको आप लोग देख चुके हैं कि भाई 28 तक पार्ट 1 में हम लोगों ने चेक किए थे भाई 28 तक मैं इसमें करा चुका हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आके लेकर आया हूं 29 से। ठीक है, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें या फिर वीडियो का लिंक आप लोग चेक कर सकते हैं, पिछली प्लेबैक में आपके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। चलिए बिना लेट के सीधे स्टार्ट करेंगे। किसी भी प्रयोग में, चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है आपसे कि किसी भी प्रयोग में नल रिजल्ट के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण होता है। भैया नल रिजल्ट जो आता है, नल हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते होते हैं, तो उसका रिजल्ट आने की वजह क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि स्वतंत्र चर का अविश्वसनीय होना, नो गलत। यहां पर बोल रहा है नल रिजल्ट आने का प्रमुख कारण क्या है। स्वतंत्र चर का अविश्वसनीय होना, नो। स्वतंत्र चर जो है अविश्वसनीय नहीं होते, अनरिलायबल नहीं होते हैं। आश्रित चरों में कुछ कमी रह जाना, डेफिसिट रह जाना, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि रिजल्ट आने की वजह पूछ रहा है आपसे, है ना। नेक्स्ट, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल पर पर्याप्त नियंत्रण का ना होना। पढ़ चुके हैं हम लोग यही चीज। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, जिसका दूसरा नाम आप लोग कमेंट करके बताएं कि भाई जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी वही लोग बता सकते हैं कि एक्स्ट्रानियस वेरिएबल का दूसरा नाम क्या होता है, पर उसका पर्याप्त नियंत्रण ना होना। बेटा यही 29 का ऑप्शन है और ये जस्ट 27 वाला क्वेश्चन है। 27 और 26 पर यही सेम क्वेश्चन आया हुआ था जहां पर आपसे पूछा गया। चलिए, तो जो लोग नए हैं वो क्या कर सकते हैं, पिछली वीडियो को देख सकते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट तो थोड़ा सा शॉर्ट तो नहीं करेंगे, क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझते हैं। वेट, चलिए तो नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस तथा नल रिजल्ट, नल प्राकल्पना तथा नल रिजल्ट, नल परिणाम में निम्नलिखित में से कौन अंतर अधिक उपयुक्त है, कौन सा एप्रोप्रिएट है, नल हाइपोथेसिस या नल रिजल्ट। समझते हैं हम लोग क्या चीज बोल रहा है कि नल प्राकल्पना यह बतलाता है कि स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आश्रित चर पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जबकि नल परिणाम एक ऐसा प्रयोगात्मक परिणाम है जहां आश्रित चर स्वतंत्र चर से प्रभावित होता नहीं पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि जो नल प्राकल्पना है, नल हाइपोथेसिस जो होती है, ये आपको बताती है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज बताता है नल हाइपोथेसिस। तो ये चीज थोड़ा समझिए आप लोग फिर से। वो बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस और नल रिजल्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज समझना है कि जो नल हाइपोथेसिस है, ये नल प्राकल्पना जैसे बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस की बात करें, देखिए नल हाइपोथेसिस की बात करें तो ये क्या बताता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझिए क्या बता रहा है आपको। ये चीज आपको बताता है कि नल हाइपोथेसिस बताती है, क्या बताती है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन बताता है हमारा नल हाइपोथेसिस। और दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूं कि नल रिजल्ट, जब हमारा नल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, रिजल्ट की बात करूं, नल रिजल्ट आपको लास्ट में क्या बताता है, ये वो प्रयोग है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, नल रिजल्ट क्या बताता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से किसी भी तरीके से इफेक्टिव नहीं होता है। तो नो इफेक्ट, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज आपका नल रिजल्ट बताता है। नल रिजल्ट क्या बताता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से किसी भी तरीके से कोई प्रभावित नहीं होता है। तो ये चीज क्या बताता है, रिजल्ट से हमें पता चलता है। पहले हम लोग बताते हैं कि ये बताएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव पड़ेगा, और ये बताता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो वर्ड आता है वो आपकी रिजल्ट बता देता है। क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, जो इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट दे रहा है। चलिए नेक्स्ट, इसलिए में जरूरत नहीं है वहां पर दूसरा कोई और क्वेश्चन पढ़ने की। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, वेरिएबल के रूप में या चरों के स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए स्वतंत्र
चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कई भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से किसे उस सूची में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलो मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ, सारे ऑप्शन पढ़ देता हूँ। क्या बोल रहा है कि चरों वेरिएबल के स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कई भागों में बांटा जाता है, लेकिन इनमें से कौन सा जिस भाग में नहीं रखा जाएगा। चलिए, पहला बोल रहा है टास्क वेरिएबल कार्य चर, दूसरा एनवायरमेंटल वेरिएबल, तीसरा सब्जेक्ट वेरिएबल और फोर्थ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी में लिख देता हूँ कार्य चर, पर्यावरणीय चर, प्रयोज्य चर या परिणात्मक चर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनमें से किस सूची में किस वेरिएबल में नहीं आते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखना। टास्क वेरिएबल होते हैं, कार्यचर होते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएबल आपके होते हैं इंडिपेंडेंट जो होते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं जिसे प्रयोज्य चर बोलते हैं, लेकिन परिणात्मक क्वांटिटेटिव नहीं होते। ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं वो क्वांटिटेटिव नहीं होते हैं। क्वांटिटेटिव जितने भी होंगे ये सब के सब बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जितने भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं ये सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो 31 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा 32। व्यक्ति के उम्र को, ये क्वेश्चन बेटा खूब करा चुका हूं और मेरे ख्याल से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कोशिश करके जल्दी से आंसर बताएं, कमेंट करें मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले। व्यक्ति के उम्र को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे। ये क्वेश्चन बेटा हो चुका है फर्स्ट वाली वीडियो में, और मेरे ख्याल से जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी होगी वो इसका आंसर मेरे बोलने से पहले बता सकते हैं। 32 की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति के उम्र को आप किस श्रेणी में रखेंगे। बोलता है आपका सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल, सिचुएशनल वेरिएबल, सीक्वेंस वेरिएबल, इनमें से कोई नहीं। प्रयोज्य संगत चर, परिस्थिति जन्य संगत चर, सीक्वेंस मतलब क्रम संगत चर, या इनमें से किसी में भी नहीं। जल्दी से बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। 32 का आपका हो जाएगा प्रयोज्य संगत चर, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल। क्योंकि हम जब किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को करते हैं तो उसकी उम्र को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, किसी के 10 साल के, 5 साल के, 6 साल के, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट, वैसा चर वेरिएबल जिसके मूल्य वैल्यू को गिनती या काउंटिंग करके निर्धारित किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि ऐसा चर या वैसा चर जिसके मूल्य, जिसकी वैल्यू को हम गिनती या काउंटिंग करके निर्धारित करते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसको क्वालिटेटिव बोलेंगे, क्वांटिटेटिव बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे, या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल बोलेंगे, या गुणात्मक चर, परिणात्मक चर, सतत चर या असतत चर। शायद जिन लोगों ने बेटा वीडियो देखी हुई है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो हैं जिन पर आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब कुछ समझाया गया है। ओके, तो याद रखना है भाई, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को काउंटिंग करके बताया जाता है उनको बोलते हैं हम लोग कौन सा, 33 असत चर, जिसे डिस्क्रीट वेरिएबल। याद रखिए भैया, डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं इनको हम लोग काउंटिंग करके, गिनती करके ही उनको निर्धारित किया जाता है। यह पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही है लगता तुम लोगों की। बहुत जल्दी मैं इसका ऑनलाइन कोर्सेज को आपको अप्लाई कराने वाला हूँ, तो जिससे कि जो हिंदी वाले हैं और इंग्लिश वाले हैं वो लोग तरीके से पढ़ सकें। तो जितने लोग भी इंटरेस्टेड हो एक बार बता दीजिए, तो मैं इसमें रिलेटेड फिर आपको मैटर करूँगा। नेक्स्ट, परिवार में सदस्यों की संख्या एक उदाहरण है। चलिए, परिवार में आपसे पूछ रहा है कि आप लोगों ने अगर पढ़े हैं वेरिएबल तो वहाँ पर आप लोग शायद इसका आंसर कर सकते हैं। पूछ रहा है कि परिवार में सदस्यों की संख्या उदाहरण है गुणात्मक चर का, सतत चर का, असतत चर का, या इनमें से किसी का भी नहीं। चलिए 34, सोचिए, गुणात्मक, सतत, असतत, या फिर ये नहीं बताया। तो परिवार की संख्या बेटा याद रखना डिस्क्रीट वेरिएबल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जिनको हम लोग क्वांटिटी गिनती करके बताते हैं, तो गिनती करके बताएंगे भाई सदस्य संख्या 1, 2 है, 10 है, 5 है। तो जब हम लोग बात करते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, इससे जस्ट पहले मैंने यही क्वेश्चन कराया हुआ है। तो क्या हो जाएगा सी। तो ऐसे चर जिनकी संख्या हम गिनती करके बताते हैं तो उनको बताए, तो असतत चर जितने होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं उनकी संख्या तो आप गिनती करके बता रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा यही। नेक्स्ट देखिए 35 फिर से समझिए, कर सकते हो या नहीं। व्यक्ति की आयु
उदाहरण है। आप एज की बात करें तो व्यक्ति की आयु आपसे बोले सतच्चर है, गुणात्मक है, असतच्चर है, या इनमें से किसी को भी नहीं। चलिए एज, व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है, नहीं कर पा रहे हो। चलिए 35 याद रखने। देखिए व्यक्ति की उम्र की बात करें तो व्यक्ति की जो आयु होती है आपने आज बता दी, तो क्या 10 साल बाद भी उसकी वही आयु होगी? या मैंने कहा कि भाई उसकी आयु एक 2020 में इतनी है तो 2025 में क्या वही होगी? याद रखना है कि जब बात करते हैं किसी चेंज, जिनमें इंफॉर्मेशन चेंज होती है हर साल, तो ऐसी को बोलते हैं हम लोग सतच्चर। क्या? कंटिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि एज उसकी फिक्स नहीं है, बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी, कंटिन्यूस वेरिएबल है जिसे सतत वैल्यू बोलते हैं। तो व्यक्ति की आयु क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या, चलिए नेक्स्ट, आपसे बोल रहा है, 1 मिनट छोटा करते ज़्यादा लगता। नेक्स्ट, कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकता है, हाँ, कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या या साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम की तभी समाधि कभी सॉल्युबल कहा जाता है तब। आप समझिए 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्युबल तब बोलेंगे, समाधि जब ही होगी, सब सॉल्युबल तभी होगी जब उसका अनुभाविक जांच, मतलब उसका एम्पिरिकल टेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो, उसका औपचारिक जांच हो, या उसमें क्रमबद्धता का गुण हो। चलिए सोचिए जरा, 36 क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व तभी कर सकते हैं, सॉल्वेबल तभी होगी अगर उसका अनुभाविक जांच कर लें आप, या वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण करें, या औपचारिक जांच करें, या फिर क्रमबद्धता। याद रखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उसका अनुभाविक जांच आप कर लें, एम्पिरिकल टेस्ट अगर आप कर लें, तभी आपको पता चलेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 36 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, याद रख लीजिए। नेक्स्ट, शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम या शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस में मुख्य क्या अंतर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ लेना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि शोध समस्या जो रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें और रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या अंतर होता है। पहला, शोध समस्या में सिर्फ यह पता चलता है कि समस्या क्या है, जबकि शोध प्रकल्पना से यह पता चलता है कि समस्या का हल किस तरह हो सकता है। दूसरा, शोध समस्या का प्रश्नात्मक कथन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होता है, जबकि शोध समस्या घोषणात्मक कथन है। ओहो, क्या बात कर रहे हो? शोध समस्या अपने आप में जांचनीय टेस्टेबल नहीं होता, जबकि शोध प्रकल्पना एक जांचनीय कथन है। और शोध समस्या का समाधान एक प्रारंभिक बिंदु होता है, जबकि शोध प्रकल्पना शोध का एक मध्य बिंदु होता है। आई थिंक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा आंसर क्या है। देखिए रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें तो रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है, शोध समस्या जो होती है, ये अपने आप में जांचनीय है, टेस्टेबल होती है, जबकि शोध प्रकल्पना जिसे हम बात करते हैं वो क्या है? एक जांचनीयबल कथन है, टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, जिसको टेस्टेबल होती है, और टेस्टेबल स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 37 का आपका सी है। तो बेटा जो लोग भी नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। ये बेटा चैनल कहीं और का नहीं है, ये बिल्कुल झांसी का चैनल है, जहाँ का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, झांसी की रानी का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए ज़रूरत नहीं है सुनने की, आप लोग सिर्फ क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन्फॉर्मेशंस को। हिंदी में मैंने आपकी डिमांड पर ये चीज़ लाया हूँ, और अगर मुझे लगता है कि भैया हिंदी वाले लोग कम हैं, यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको बैलेंस करता हुआ चलूँ, तो हिंदी वाले लोग परेशान ना हो और इंग्लिश वाले भी बिल्कुल परेशान ना हो। उनके लिए भी ये वीडियो मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन की है कि बाइलिंगुअल चले, हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ अगर इसका मुझे रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ हटा दूँ। चलिए नेक्स्ट कहाँ तक पहुँच गए थे? 37 तक। 38 पूछ रहा है कि मनोवैज्ञानिक अपने प्रयोग के आधार पर जिस प्रकल्पना हाइपोथेसिस की संपुष्टि करना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं। आई थिंक जिन्होंने पार्ट 1 देखी है इस चैनल की, इस वीडियो की, तो मुझे लगता है वो लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं और उन लोगों ने आंसर कर भी दिया होगा। मनोवैज्ञानिक अपने प्रयोग के आधार पर जिस प्रकल्पना, जिस हाइपोथेसिस की संपुष्टि करना चाहते हैं उसे कहते हैं सार्वत्रिक प्रकल्पना, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस,
अस्तित्व, यार हिंदी भी नहीं आ रही, एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, अस्तित्वात्मक प्राकल्पना, शोध प्राकल्पना या सांख्यिकी प्राकल्पना। आई थिंक आंसर आप लोगों को मिल चुका है। याद रखिए भैया, जब आपसे क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान अपने प्रयोग के आधार पर जिस प्राकल्पना की संतुष्टि करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, शोध प्राकल्पना। याद रखिए भैया कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर जिस हाइपोथेसिस की हम लोग संतुष्टि करना चाहते हैं उसी को तो बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, क्या कर रहे हो भैया? फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखें जिन लोगों ने नहीं देखी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो घंटी दिख रही है उसको जरूर बजाएं, उस घंटी से आपको पता चलेगा कि छुट्टी कब होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक उत्तम शोध प्रकल्पना गुड रिसर्च हाइपोथेसिस की विशेषताओं की श्रेणी में नहीं रखेंगे? नहीं वर्ड आता है, उसे ठीक से पढ़ें। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक उत्तम गुड रिसर्च हाइपोथेसिस की विशेषताओं की श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्या बोल रहा है आपसे कि प्राकल्पनाओं की मितव्ययी होना, पार्सिमोनियस होना। देखिए पार्सिमोनियस बोल रहा है, प्राकल्पना का पार्सिमोनियस होना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं होना, ये गुड रिसर्च में तो पार्सिमोनियस होना ही नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। प्राकल्पना को जांचनीय होना चाहिए। देखिए प्राकल्पना को मैं बता चुका हूँ टेस्टेबल नहीं होना चाहिए, वो टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, टेस्ट करने के बाद होती है। हाइपोथेसिस तो स्टेटमेंट है, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है, और टेस्टेबल हाइपोथेसिस होगी तो फिर गलत हो जाएगी। प्राकल्पना को क्षेत्र के अन्य क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद रीड नहीं किया ठीक से, क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करता हूँ फिर पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से एक उत्तम गुड रिसर्च हाइपोथेसिस की विशेषताओं की श्रेणी में नहीं रखेंगे? हाँ जी, तो गुड रिसर्च हाइपोथेसिस आपकी पार्सिमोनियस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जांचनीयबल होना चाहिए कि जो भी हाइपोथेसिस आप कर रहे हो वो टेस्टेबल होना चाहिए, टेस्टेबल स्टेटमेंट होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, होना चाहिए। गुड रिसर्च का मैं बात कर रहा हूँ। प्राकल्पना को क्षेत्र के अन्य प्राकल्पनाओं के साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए। यस, ये जब भी हम कोई हाइपोथेसिस देखते हैं तो उसका तालमेल जो है, उसका तालमेल हमें प्राकल्पनाओं के साथ रखना चाहिए, बिल्कुल। प्राकल्पना को चरों में के संबंधों पर आधारित होना चाहिए, ये चीज़ बेटा नहीं हो सकती है। गुड रिसर्च में जो भी हमारी हाइपोथेसिस होगी वो वेरिएबल के रिलेशंस पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुड रिसर्च में यही चीज़ जो है वो आपकी गलत हो जाती है। दैट मीन्स 39 का डी है कि अगर आप गुड रिसर्च हाइपोथेसिस बना रहे हो तो गुड रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर वेरिएबल के रिलेशन पर वो आधारित नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रिसर्च आपकी पूरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मनोवैज्ञानिक शोधों में प्राकल्पना से कई कार्य होते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्यों की इस सूची में शामिल नहीं किया जा सकता? चलिए क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि मनोवैज्ञानिक शोधों में प्राकल्पना हाइपोथेसिस से कई कार्य, कई फंक्शन होते हैं, और निम्नलिखित में से किस कार्यों की इस सूची में शामिल नहीं किया? देखिए मनोवैज्ञानिक प्राकल्पना की बात कर रहा है, मनोवैज्ञानिक शोधों में हाइपोथेसिस की बात चल रही है। तो 40 में पूछा है कि सिद्धांतों की जांच करना। भाई सिद्धांतों की जांच करना तो हाइपोथेसिस का काम है, ये तो काम है, तो ये तो करेक्ट बोल रहा है। नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, बिल्कुल ये भी इसी का काम है। किसी घटना का वर्णन करना, ये भी बेटा इसका है। और पहले से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना, ये बेटा नहीं है। क्या बोल रहा है कि मनोवैज्ञानिक शोधों में प्राकल्पना से कई फंक्शन होते हैं लेकिन इनको नहीं करेंगे। भाई पहले से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करें, आप इंटरनल असेसमेंट करें। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका हूँ।